गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो 70वीं बीपीएससी से संबंधित है, इसके पीढ़ी से संबंधित है, जिसमें 1993 से लेकर 2023 तक के बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारा इसमें डिस्कशन किया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, अरेंज करते हैं और वो आंसर कहाँ रखते हैं। अगर आप इसके माध्यम से आप दो चीज़ों को सीख सकते हैं, टू द पॉइंट पढ़ना, और अगर जिस क्वेश्चन को आप नहीं जान रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये एक सीरीज चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चनों का। तो अभी हिस्ट्री का चल रहा है, उसके बाद हिस्ट्री के बाद हम लोग जो भी लगेगा पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, फिर उसका स्टार्ट करूँगा। तो कल एक वीडियो डाला हूँ हिस्ट्री का, जिसमें करीब 60 क्वेश्चन है, आप उसे देखिएगा। ये हमारा दूसरा हिस्ट्री का सीरीज का दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें से यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोग क्वेश्चन कैसे कहाँ से पूछते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा? तो ये आपका ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आप इसे देख लीजिएगा, इसमें से आंसर कौन, आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्या बाबर था? तो बाबर तो नहीं थे, क्योंकि बाबर तो 4 साल ही रहे थे, 1526 से 30। फिर क्या अकबर थे? तो अकबर भी नहीं थे। औरंगजेब थे? नहीं। कौन थे? शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, देखिए पित्राडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, बी मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, फिर सी संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, और डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। जानते पित्राडूरा ये जो एक ऐसा चित्रकारी है जो पत्थरों पे या फिर कहीं पे भी, जैसे आप जाइएगा तो आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, आपका पित्राडूरा आपका कुतुब मीनार में भी दिख जाता है। फिर आपका ये क्या बोलते हैं, आगरा का लाल किला बोलते हैं, क्या नाम है उनका, ताजमहल में दिख जाते हैं। तो ये पित्राडूरा का काम क्या होता है? फूल और पत्तियों का एक ऐसी संरचना बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है, जिसका ना ही आपको ओर दिखेगा ना ही छोर दिखेगा, मतलब वो सारे मिलाए हुए रहते हैं। तो आपका उसका कभी भी शुरुआत नहीं बता सकते कहाँ से शुरू हुआ, आपका इसे पूरा इसे बनाया रहेगा फिर इसे बनाया रहता है। तो ये आपको पता है जिसमें फूल पत्ती, क्योंकि पता है कि इस्लाम धर्म में वो मूर्ति बनाना, ये सब बनाना अलाउ नहीं थे, इसीलिए उन लोगों ने फूल पत्ती का प्रयोग करते थे। तो आपको पता है दीवार, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पता है पहली बार पित्राडूरा का प्रयोग किस में बना था? तो जानते हैं, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने अपने पिताजी के लिए आगरा में एक मकबरा बनाए थे, जिसको इत्तिमाद उदौला का मकबरा कहते हैं, समझे? तो उसी पे सबसे पहले पित्राडूरा का काम हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 100 क्वेश्चन देखेंगे मेडवल हिस्ट्री का। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या डी अलाउद्दीन खिलजी? तो आपको पता है कि इसमें इसका आंसर क्या होगा, आप जवाब दीजिए। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो एक कौन है? बलबन। ठीक, बलबन क्या है ना कि बलबन कई चीज़ों को चेंज किए थे वो, और बलबन अपने आप को गॉड का मैसेंजर घोषित किए कि हमें राजा द्वारा भेजा गया, और ये जो भेजा गया इसीलिए आप लोग हमारा क्या करो, सजदा करो, हमारी पबोस करो, मतलब हमारे हाथों को चुमन करो और हमारे ऊपर झुको। तो इस तरह की, जबकि इस्लाम में यह नियम नहीं है, इस्लाम में सभी को बराबर माना जाता है, लेकिन बलबन ने ये कार्य किया था क्योंकि इनका मानना था कि भगवान हमें स्पेशल बना के भेजे हैं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था,
जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यह शब्द किसने लिखे? ए उलजले हेग, बी के एस लाल, ए एल श्रीवास्तव, जियाउद्दीन बर्नी। बताइए ए बी सी डी में कौन लिखे हैं इसे? तो आपको पता है ना कि इनके बारे में अधिकांश कौन लिखे हैं? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जी ने लिखे थे किनके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक। यह कथन किसका है कि बाबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ए मनुची, बी टर्नियर, सी विलियम्स फिंच या डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब बताइए इसमें से कौन है जिसने ये बात कहा था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था? तो इसके ये सी नंबर कौन कहते हैं? विलियम्स फिंच ने। ठीक। और आपको ये बताना है कि मनुची किसके समय में आए थे, टर्नियर किसके समय में आए थे, अब्दुल हामिद लाहौरी किसके जीवनी लिखे हैं, किस मुगल कालिक शासक का इन्होंने एक जीवनी लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? ए हल्दी घाटी का युद्ध में क्या महाराणा प्रताप और अकबर, बी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो बताइए किस में उल्लेख नहीं है? तो अब जानते हैं कि ये ऊपर वाला ये नंबर हल्दी घाटी का युद्ध बिल्कुल सही हुआ था 1576 में, 1576 में हो गया था। अब इसका भी पता है कि 1526 में हुआ था। अब इसके बताइए कि ये 1556 में हुआ था द्वितीय पानीपत का लड़ाई, और ये लड़ा गया था किसके बीच में? हेमू, जिसको हेमचंद कहते हैं, वर्सेस अकबर। अकबर के तरफ से कौन लड़े थे? बैरम खान। ठीक ना, बैरम खान। ठीक। तो इसी कारण से क्या हुआ? ये क्वेश्चन हमारा क्या है? गलत है। टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में ये लड़ाई नहीं हुई थी। चलिए 7 नंबर, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ए राजस्व एकत्रित करने के हेतु, बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, सी धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, या डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो आपको पता है मनसबदारी व्यवस्था सबसे पहली बात अकबर लाए थे। अकबर लाए थे ये मनसबदारी व्यवस्था को सबसे पहले कौन लाए थे? अकबर। और अकबर कहाँ से लिए थे? चंगेज खान की पॉलिसी लिए थे ना, चंगेज खान की पॉलिसी को लिए लागू किए थे, समझे? उन्होंने भी चलाए थे। तो इसमें मनसबदारी में क्या किया था? दो था, एक जात था और एक सवार था, जात और सवार। ठीक ना, ये दो वो किया गया था इसमें। तो इसमें से इसका क्या आंसर होगा आप बताइए? तो इसका आंसर होगा डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, मतलब प्रशासन को हायरार्की में बनाने के लिए और दायित्व देने के लिए लोगों को, क्या आप इतना घोड़ा रखिए, आप इतना सेना रखिए अपने अंडर में। तो इस तरह से स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कि तब जब जरूरत पड़े तो आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था किया जा सके। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या, अकबर ने क्या किया था? मनसबदारी व्यवस्था को लागू किए थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ए गुलबदन बेगम जी ने, बी निजामुद्दीन अहमद, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कि किसने तबकात ए अकबरी को लिखे थे? तो पता है ना कि तबकात ए अकबरी, आप जानते हैं कि गुलबदन क्या लिखी थी? हुमायूं नामा ना, गुलबेगन हुमायूं नामा लिखी थी। और ये निजामुद्दीन अहमद ही लिखे हैं तबकात ए अकबरी। और अब्दुल हमीद लहरू शाहजहां का उनके जीवनी के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागला
पूरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ए कृष्णदेवराय, बी हरिहर, सी बुक्का, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है नागलापुरम अपनी माता के नाम पे उन्होंने ये नगर बसाए थे, और कोई नहीं, ये कृष्णदेवराय जी थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने राजतत्व किनसे प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। तो आपको पता है कि ये बर्नी जी किनके बारे में बोले हैं? तो ये बोला गया था कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सी नंबर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने बोले थे कि उन्होंने किसी भी शरीयत उरियत कानून को ये बिना माने ये सारे चीज कर रहे थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। ए चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, बी देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, और सी सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, फिर डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो बताइए इनमें से कौन सा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा क्रम है। तो एक 1532 में हुआ था, दूसरा 1539 में हुआ था, 1540 में हुआ था, और एक 1555 में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि कब है। तो आपको बता दूं, ये डी नंबर, देवरा 32 में, चौसा 39 में, कन्नौज 40 में और सरहिंद 55 में। चलिए 12 नंबर, इस शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? ए बलहोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह और डी इस्लाम शाह। तो इसमें बताइए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऐसा बीपीएससी ने इसके बारे में यह माना है क्वेश्चन कि इसका जो एक्चुअल में जो किया गया था वो किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। इस्लाम शाह कौन थे? इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र थे। तो इसीलिए बीपीएससी का मानना है कि शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों ने ही इस तरह का सैनिक का जो हायरार्की सोपान बनाया गया था। तो ये दोनों का योगदान, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्राज्य की सीमा थी। ए चांदनी चौक से पालम, बी दिल्ली से बिहार, सी पेशावर से बिहार और डी पेशावर से वाराणसी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बताया जाता है ना, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में, उनका जो किला था वो चांदनी चौक के पास था। जो दिल्ली का लाल किला वो चांदनी चौक के पास ही है। ठीक ना, तो इनके बारे में बोला जाता है बस उनका उतना ही दूर तक शासन था जहाँ चांदनी चौक से पालम। समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये चांदनी चौक से पालम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? एक गांव के सरपंच, बी राजस्व अधिकारी, सी गांव का लेखाकार या फिर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुकद्दम या चौधरी, तो पहली बात तो इसका में मुकद्दम और चौधरी का किसी किया जाता था? ये राज्य के इसका तो 2 था, या फिर ग्राम का प्रधान को कहा जाता था या फिर राजस्व अधिकारी। तो यहाँ पे ग्राम प्रधान तो जो नियुक्त किया जाता है मुगलों के द्वारा, तो उसे मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था, या फिर नहीं तो उसको राजस्व अधिकारी भी कहा जाता है। आंसर बी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? सुल्तान शहाबुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर या डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है ना कि ये क्वेश्चन जनरली बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर कौन है। तो कश्मीर का अकबर इनको माना जाता है किन्हें? सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ठीक ना, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन क्या है? कश्मीर का अकबर। अगर कश्मीर का अकबर पूछा जाए तो सुल्तान जैनुल
आबिदीन, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ये कहाँ दफन है? ए पाटलिपुत्र में, बी राजगीर में, सी मुंगेर में, या डी नालंदा में। तो आपको यह बताना है कि जब कश्मीर से उनको निर्वासित किया गया था तो कहाँ पे उनको यहाँ पे बिहार में दफन किया गया था। तो सभी को जानते हैं कि इनका दफन कहाँ हुआ था? नालंदा में। आप बनाइएगा क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, आपका कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन में। क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं देखूंगा फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा सॉल्व करने के लिए, मतलब अच्छे से बता दूंगा। क्योंकि मेरा खुद का 67 बीपीएससी में 123 नंबर आया हुआ है और मैं उसका अपलोड कर दूंगा मार्कशीट, लेकिन आगे चल के चलिए। तो आपको मैं सही रणनीति बताऊंगा कि कैसे करना है। तभी इसीलिए मैं इससे जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट बेनिफिट ये होगा कि आपका जो माइंड सेट है ना, आप इस टाइप से काम करेगा। क्या होता है ना कि ब्रेन भी एक ना सॉफ्टवेयर की जैसा काम करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं इसमें क्या करता है कि आप जो मैसेज भेजिएगा ना सबकॉन्शियस माइंड को, उसी के अकॉर्डिंग वो अटेम्प्ट करेगा, आपका कार्य करेगा। तो क्या होगा कि अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका ब्रेन भी इसी टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा गेन करने का कोशिश करेगा। और फिर जब आप अटेम्प्ट कीजिएगा अदर क्वेश्चन तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है और इसमें क्या करना है। इसलिए ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। पहले प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम होता है तो आपको पास 2 चीज़ होना चाहिए मिनिमम, एगो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और एक आपका सिलेबस। ये 2 के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको हम पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको सारी बातें बताएंगे, ठीक ना, कि उसको कैसे हैंडल करना है, कौन सा टेक्निक यूज करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ये अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखी जिसे उनके भक्त समझते थे, या बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, और डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो उन सभी में बताइए जितने भी भक्त संत हुए थे, जैसे 14वीं सदी में आए थे ना सब भक्त लोग, चाहे गुरु नानक हो, कबीर हो, या फिर हमारे ज्ञान शंकर महादेव हो, या विद्यापति जी भी हैं अब, और फिर ज्ञानेश्वर भी रहे हैं। तो इस तरह के कई बने हैं। भक्ति आंदोलन के समय में कई लोग आए थे, चैतन्य महाप्रभु थे, शंकर देव थे, बीजल देव थे, तो ये सब, फिर सूरदास थे, तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। तो इन लोगों का एक चीज़ तो कॉमन था कि इन लोगों ने ना, कि सभी जहाँ पे उन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किए ना, वहीं का लैंग्वेज का यूज किए। जैसे विद्यापति, अब जानते कि बिहार में विद्यापति भक्ति मूवमेंट के समय में थे, उन्होंने कृष्ण भगवान पे कई वो लिखे हैं, ठीक ना, विद्यापति। तो जो विद्यापति लिखे हैं, अपनी रचना किए, वो आप मैथिली भाषा में किए, और उस समय मैथिली भाषा का उद्भव ही हो रहा था। तो इसीलिए सभी जितने भी थे, अब जितने भी इन लोगों ने अपने क्षेत्र का ही भाषा का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए, जैसे रामचरितमानस को अवधी में लिखे थे। चलिए 18 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ए आल्प खान, बी खिरीज खान, सी उमर खान, डी मलिक काफूर। तो जानते हैं आप, सबसे पहले बताइए तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी, कहाँ था ये द्वार समुद्र, किसकी राजधानी थी? तो यहाँ पे जानते हैं हौसले करके ना, हौसले करके को वंशज था। कहाँ आपका, जाके आप जाइएगा ना कर्नाटक के साउथ में, ठीक ना, मतलब थोड़ा सा नीचे में कर्नाटक और केरल के पास, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक कौन सा हौसले राज्य बना, ठीक ना। तो इन लोगों ने इसकी जो राजधानी थी द्वार समुद्र थी। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की ओर, आप जानते हैं कॉमन सी बात है कि दक्षिण भारत में किसे भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने? मलिक काफूर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है? ए तारीख हिंद से, बी तबकात नासरी से, सी ताज उल मासीर से, या डी तारिक ए मुबारक शाही से। तो आपको पता है कि जो हमारा ये
बख्तियार खिलजी जो आए थे बिहार में करीब ये आपका 1192 से लेके 1206 या 1203 या 6 के बीच तक यहाँ तक रहे थे। कहाँ पे? ये बिहार पे शासन किए थे बख्तियार खिलजी। तो इसके बारे में जो मिलता है ना, तबकात ए नासिरी से मिलता है। इस पुस्तक से इनके बारे में जानकारी मिलता है कि बख्तियार खिलजी आए और नालंदा को, विक्रमशिला को, और यहाँ पे कई ऐसे हैं जो पुराने इमारत थे उन सबको इन्होंने ध्वस्त कर दिए। और अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि जो तबकात ए नासिरी का रचना किसने किए थे, मतलब पुस्तक को किसने लिखे थे, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी बहादुर शाह जफर। तो बताइए कि सबसे पहले ब्रिटिश ने किस मुगल शासक के खिलाफ में ना विद्रोह किया था? तो सभी को जानते हैं कि ये औरंगजेब के समय में किया गया था। ठीक है, औरंगजेब के समय में पहली बार ब्रिटिश ने विद्रोह किया था। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ए पानीपत, बी पानीपत की प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी खानवा का युद्ध और डी तालीकोटा का युद्ध। ठीक ना, तो ये 4 है। तो इनमें से कौन सा 1565 में हुआ था? तो आपको पता है कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य से और जो बहमनी साम्राज्य के जो सारे राजा थे उन लोगों ने मिल के तालीकोट का लड़ाई लड़े थे। तो ये कहाँ, ये लड़ाई 1565 में हुआ था। ठीक, इसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और फिर उसके बाद उनका इतिहास में वो विलीन हो गए। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो पता है ना कि अगर सबसे पहले अगर भूमि का नपाई सिस्टमेटिक ढंग से किया गया था तो उन्होंने किए थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सारे भूमि का मेजरमेंट किए कि हमारे पास कितना भूमि है, उसका कैटेगरी कौन सा है, ABCD, कौन सा मतलब ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन करने वाला है कि कम प्रोडक्शन वाला है, प्रोडक्टिविटी कैसा है। तो ये सबको ध्यान में रखकर कैटेगरी में बांटा और उसके बाद उस पर क्या किया, हाफ राजस्व लगा दिया गया कि हर भूमि का हाफ, आधा मुझे दो आधा तुम रखो। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में शब्द किसने कहा? तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है तो इसको अब मैं स्किप करता हूँ। आप बताइएगा कमेंट्स में कि इसका क्या आंसर होगा। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो जानते हैं कि खलीफा का जो इसका विरोध, शक्ति का विरोध कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ए पश्चिम, बी पूर्वी, सी दक्षिण और डी उत्तरी। तो आप बताइए कि जो जामा मस्जिद, जो बुलंद दरवाजा, जो इंडिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, जब गुजरात में जब अकबर ने गुजरात में के युद्ध में जब विजय प्राप्त हुआ था तो उन्होंने एक फतेहपुर सीकरी में एक मस्जिद था, जामा मस्जिद के लिए एक बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। तो वो बुलंद दरवाजा का कौन सा भाग है? तो आपको पता है पश्चिम भाग है बुलंद दरवाजा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय तिथि गृह या डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो जानते हैं फिरोज शाह तुगलक जो कौन सा वंश का था? आप जानती है तुगलक वंश का है। इन्होंने दार उल सफ़ा का शुरुआत किए थे। तो इसका मतलब होता है ना कि वो एक खैराती अस्पताल का उन्होंने निर्माण किए थे। ठीक है, खैराती अस्पताल का इन्होंने निर्माण किया था। मैंने इस तरह से याद किया कि दारू उल सफ़ा मतलब दारू पीने के बाद अगर तबीयत खराब होता है तो अस्पताल जाते हैं, तो दारू उल सफ़ा अस्पताल, दारू उल अस्पताल ऐसे याद कर लिया था कि सफ़ा की जगह पे दारू उल अस्पताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी। तो अली मर्दान खिलजी। तो अब जानते हैं कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता हर कोई जानते हैं कि ये कौन थे, ये और कोई नहीं, बख्तियार खिलजी थे। कौन था? बख्तियार खिलजी।
किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी? समझे? ब्लड एंड आयरन, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी किसने अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जानते हैं कि ब्लड एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाने वाला कौन था? बलबन। समझे? कौन थे? बलबन। ठीक, बलबन ही ये पॉलिसी को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो आपको पता है कि निजामुद्दीन औलिया एक बार कहे थे कि जब उस जलाउद्दीन खिलजी, बताता हूँ कहानी, ए जलाउद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब बताइए इनमें से कौन सा है? इसकी कहानी है कि वो जो शासक थे जब उनसे परमिशन लिए तो निजामुद्दीन औलिया ने कहे कि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक राजा इस दरवाजे से आते हैं तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा। तो ये उनके लिए कहते, किनके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक ना, ये जरूर याद रखिएगा। और निजामुद्दीन औलिया ही और अमीर खुसरो 2 ऐसे हुए जिन्होंने कि दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं को, सुल्तानों को उन्होंने देखा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ए रिहाला, बी सुबह उल अस, सी तारिक ए रसीदी और डी रियाज उस सलातीन। ठीक, तो आपको पता है कि मोरक्को का, पता है जो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक पैदल यात्रा किए हैं। इनको पूरा दुनिया को पैदल यात्रा किए। 1 लाख से बोला जाता है कि इन्होंने 1 लाख से अधिक किलोमीटर तक पैदल यात्रा किए थे। और जब ये इंडिया आए थे तो उस समय का राजा कौन थे, मतलब सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक ना। और इनकी जो बुक है उनका क्या नाम है? कहीं मिलेगा आपको रेहला और कहीं रिहाला लिखा हुआ रहेगा, तो आप देख लीजिए। ठीक ना, कभी कभी रेहला भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक, रेहला और रिहाला, तो आप इस नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ए बहादुर शाह, बी शेर खां, सी बैरम खां या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑफर किसने दिया था? ये अब बताइए। तो आप जानते हैं इसका ऑफर किसने दिया था? शेर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? आपको बता दो कि यही एकमात्र विद्रोह शासन काल में हुआ था। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक और डी खिरजा खान। तो जानते हैं ये एकमात्र उसके शासन काल में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो वो किसके शासन काल था? वो बलबन के शासन काल में तुगरिल खान का विद्रोह हुआ था बिहार से। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? ए देवराय, बी कृष्ण देवराय, सी देवराय द्वितीय और डी कृष्ण राय द्वितीय। अब बताइए कि अब्दुल रजाक जो फारसी थे, पर्शियन थे, उन्होंने किसके शासन काल में आए थे? तो आपको ये पता है कि ये किसके शासन काल में आए थे? ये देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे। ठीक ना, किसके? देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए 12वीं शताब्दी से, बी 13वीं सदी से और सी 14वीं शताब्दी से या डी 15वीं शताब्दी से। तो जनरली सभी को पता है कि ये जो कागज है वो 12वीं शताब्दी से भारत में प्रयोग होना शुरू हुआ। और सबसे पहले कागज कहाँ बना था? आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और चलिए मैं ही बता देता हूँ, सबसे पहले कागज का शुरुआत चीन से हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए देवराय प्रथम, बी कृष्ण देवराय, सी हरिहर बुक्का और डी वीर नर सिंह राय। ठीक ना, तो आपको ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। इसे हम सभी को जानते हैं कि ये किनका है। इन्होंने हरिहर और बुक्का। चलिए, हरिहर बुक्का ने किए थे। तो ये बताइए कि हरिहर बुक्का के समय जब इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, कब किए थे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1347 ईस्वी में। ठीक ना, जब इस समय किए थे तो बताइए कि इस समय मुगल मतलब दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? आप इसे जरूर कमेंट्स में बताइए कि इस समय बहमनी साम्राज्य,
1336 में हुआ था और विजयनगर साम्राज्य 1347 में हुआ था, ठीक ना। उससे अलग हुआ। तो उस समय का राजा कौन थे, दिल्ली सल्तनत का राजा कौन थे, जिन्होंने, सुल्तान कौन थे जिसके समय में ये दोनों अलग हुए थे। चलिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो आपको एक चीज याद रखिएगा, बहुत लोगों को लगता है कि इसमें से ए हुमायूं होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। कभी भी आप ए हुमायूं नहीं मारिएगा। हुमायूं ने 2 पर्शियन चित्रकार को लाए थे, अब्दुल सहमद को और मीर अली को लाए थे, लेकिन उनके लाने के बाद दसावन, बसावन और मनोहर, ये 3 और 2 इनका 5 को मिला के अकबर ने चित्रकारी का कारखाना खोले थे, ठीक। ये जरूर याद रखिएगा। लोगों को लगता है हुमायूं खोलेंगे या ना तो जहांगीर नहीं खोले, अकबर ने खोले। और इनके समय में दसावन, बसावन और मनोहर, और इनके द्वारा 2 लाए गए थे, अब्दुल सहमद और मीर अली। तो ये 5 लोग मिलके खोले थे। बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखिएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? ये बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शिवाजी। तो अष्टप्रधान तो आपको पता ही है कि इसमें क्या बताना, कि शिवाजी के समय के अष्टप्रधान, और बाबर के समय में, अकबर के समय 9 रत्न थे, आपको भी पता है 9 रत्न, ठीक ना। इनके समय 9 रत्न थे, इसके अष्टप्रधान थे। और विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेवराय जी थे, उनके यहाँ अष्ट दिग्गज थे। चलिए, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? अभी मैंने पीछे बताया, ये तेलियागढ़ी, बी रोहतास, सी चुनार और डी चौसा। तो आपको पता है कि 39 में कहाँ लड़ा गया था? चौसा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी, आपको पता है कि मोहम्मद गोरी 17 बार हारे थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनको इससे पहले मोहम्मद गोरी को गुजरात के जो चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य लोग हरा चुके थे। तो इन्हें कब हराए थे मोहम्मद गोरी को गुजरात के चालुक्य लोग? तो ए 1192 ईस्वी, बी 1191 ईस्वी, सी 1185 ईस्वी और डी 1178 ईस्वी। तो आप बताइए कि कब इनको हराया गया था? तो ये याद रखिएगा, इन लोग को 1178 ईस्वी में ही चालुक्य वंश ने मोहम्मद गोरी को हरा दिए थे। इसीलिए गोरी में बहुत पेशेंस था। इतने बार हारने के बाद भी इन्होंने कभी भी हार नहीं माना और कोशिश करते रहे। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये तो पता ही है, चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी शिवाजी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी पीछे से पता चला कि ये कौन है? शिवाजी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु, या मतलब बोला जा सकता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल में माना जाता है? तो आप सभी लोग को पता है कि इसका, ये हमारे जहांगीर खुद एक चित्रकार थे, समझे। जहांगीर क्या थे? खुद एक चित्रकार थे। और आपको ये बता देता हूँ, जो मुगल कला में जो चित्रकला था, जो चित्र बनाया जाता है, वो लघु पेंटिंग चित्रकला था, ठीक ना। लघु पेंटिंग की चित्रकला अधिक बनाई गई थी, उसी की विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ए बरोच, बी कालीकट, सी सूरत, डी कैम्बे। तो बताइए कि मक्का का द्वार किसे कहा जाता है? बाबुल मक्का। तो ये आपको पता है कि ये किसे कहा जाता था? सी सूरत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन या डी अबुल फजल। तो आपको पता है कि ये तीनों कौन लिखे थे? आईने अकबरी। एक्चुअल में आईने अकबरी है ना, वो अकबरनामा का 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट का जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है आईने अकबरी।
तो आईने अकबरी में जो अकबर के समय का जितने भी प्रशासन थे, कहाँ से कितना कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उस समय कितने प्रकार के फसल लगाया जाता था, किस तरह की सिंचाई होती थी, वो सारे का रिकॉर्ड था कि कौन सा बिहार से कितना लगान आता था। तो बस सारे का उनके प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उस सब का उल्लेख इसमें किया गया आईने अकबरी में। ठीक ना। तो इसके किसने लिखे, इस पे इसकी रचना कौन लिखे हैं? ये हमारे अबुल फजल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयोग किए? अब फलों की गुणवत्ता सुधारने, ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोधी, डी शेरशाह सूरी। तो आप सभी जानते हैं कि फलों के लिए करीब 1000 बागानों का इन्होंने दिल्ली में निर्माण किए थे। कितना? 1000 बागान, 1000 बागान बनाए थे। ठीक ना, मतलब कि नया बागान बनाए थे दिल्ली में। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक जी 3 चीज के लिए बहुत फेमस है, शहर, नहर और बागान। शहर तो शहर खूब बनाते, नहर खूब बनाए, बागान वगैरह भी खूब किए थे। शहर नहर के लिए पूरा फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, या नूरिन शाह बेगम। तो आपको पता है कि जो अपने बादशाह पति जहांगीर के लिए हाजी बेगम ने, कौन? हाजी बेगम ने कौन सा बनाए थे, कहाँ पे बनाए? हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाए थी। तो जो हुमायूं का मकबरा है हाजी बेगम ने बनाई थी, कहाँ बनाई है? दिल्ली में, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, समझे? दिल्ली में इसको बनाया गया था। और ये जो ताजमहल है ये 4 बाग पद्धति पे बना हुआ। कौन सा? 4 बाग प्रणाली पे, प्रणाली में बना हुआ। ठीक ना। और यही प्रणाली को आगे चल के मुमताज महल, जिसे आज हम लोग ताजमहल कहते हैं, वो इसी प्रणाली का आगे का डेवलप रूप है, विकसित रूप है। ठीक ना। तो उसी का, तो इसीलिए 4 बाग प्रणाली में सबसे पहले। और ये कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसके ऊपर गुंबद बनाया गया था, डोम। उसके बाद फिर इसको 4 बाग प्रणाली में बनाया गया, और इसी 4 बाग प्रणाली को मुमताज का जो ताजमहल है उससे भी बनाया गया। तो चलिए आगे। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित क्या? ए राज्य कानून से, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, सी टकसाल से संबंधित कानून से, डी कृषि संबंधित कर। तो सभी जानते हैं जवाबित थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको जानते हैं कि जवाबित किससे? राज्य कानून से। देखिए मैं बोला हूँ हमेशा कि अगर आपने किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछा, तो आप बिल्कुल ए मारिएगा। ठीक ना, ए के साथ जाइएगा। ये क्वेश्चन आपका, ये हमेशा आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, मतलब सही हमेशा नहीं होगा, बट आपका ज़्यादा चांस है 60%। अब जब जान नहीं रहे हैं तो फिर आप मार सकते हैं। एक आप देखिएगा, और जब आप घर आके मिलाओगे क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया और डी बलबन। तो जानते हैं गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक ना। इन्होंने 1206 से, जब गोरी मर गया, और 2010 मोहम्मद गौरी के मरने के बाद 6 से लेकर 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की शासन किया। और अब मुझे बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, उसके समय में इनकी राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये कमेंट्स में बताइए, आगे इसका मैं आंसर दूंगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको किसने, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दिए थे? आप बताइए। तो आप जानते हैं कि इसके आगे आप खान लगा दीजिए, हॉकिंस खान। हम तो इनका नाम ही रख दिया हॉकिंस खान। ब्रिटेन से आए थे यहाँ पे वो लेने के लिए, क्या व्यापार करने के लिए। सर टॉमस रो भी आए थे पहले, उसके बाद फिर हॉकिंस आए। हॉकिंस ने इनको सूरत में मिले, और फिर इनको परमिशन मिल गया व्यापार करने का। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है?
समझे। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बलहोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो आप जानते हैं कि इससे पहले आगरा की राजधानी होने से पहले दिल्ली सल्तनत का राजधानी कहाँ था? ये हमारा दिल्ली में था, ठीक ना। जब दिल्ली में था तो उसके बाद उसको वहाँ से लेके आगरा ले गया, क्योंकि उसको राजस्थान के क्षेत्र में भी कंट्रोल करना था। तो किसने ऐसा काम किया कि उन्होंने दिल्ली से अपना राजधानी को आगरा ले गया, आगरा शहर बसाया? तो वो और कोई नहीं है, ये सिकंदर लोदी है। तो अब बताइए सिकंदर लोदी कब किए थे ये काम? तो सभी जानते 1504-5 में, ठीक ना। 1504-5 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाए थे। फिर उसके बाद आगरा से दिल्ली लाने वाले राजधानी कौन है? आप इसे कमेंट्स कीजिए। फिर पुनः गुलाम वंश में, गुलाम वंश बोलते हैं, मुगल वंश में आगरा से फिर राजधानी को कहाँ लाया गया? दिल्ली, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन-ए इलाही बोल रहे हैं, देखिए दो नाम है, एगो दीन-ए इलाही और एगो जिले इलाही, ठीक ना। तो दोनों में थोड़ा समझ लीजिएगा। ये दीन है मतलब गरीब वाला, तो गरीब वाला कौन? अकबर। और जिले इलाही बलबन जी का था, ठीक ना। तो ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया, लेकिन इसीलिए आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दीन-ए इलाही लिखा हुआ कि जिले इलाही, ठीक ना। तो उसमें लिखा हुआ था जिले इलाही, ठीक ना, इलाही। ये था बलबन का, ठीक ना। और दीन इलाही किनका? अकबर का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल के सिक्के टंक, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? अब बताइए। ए चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, क्रमशः बताइएगा, ठीक ना। सी चांदी जस्ता तांबा, या डी सोना जस्ता तांबा। तो अब बताइए किसका आंसर क्या होगा? तो अब जानते हैं कि टंका और ससगनी ये दोनों को चांदी को ही कहते थे, चांदी के सिक्कों को। लेकिन ये जीतल है, वो जीतल तांबा का सिक्का को कहते हैं। अब यही जो तांबा का सिक्का को आगे जाके शेरशाह के सूरी के समय में इसका दाम नाम पड़ गया और इसका रुपया पड़ गया। क्या पड़ गया? रुपया। आज भी यही चलता है। आज भी हम लोग जब भी खरीदने जाते हैं तो कभी कभी बोलते हैं इसका कितना दाम है। गांव घर में अधिकांशतः इसी तरह से बोला जाता है, और रुपया तो चल ही रहा है। और यही चीज़ दिल्ली सल्तनत के समय में इसको टंका कहते थे और तांबा को जीतल, और टंका के साथ ससगनी भी कहते थे, ठीक ना। ये दोनों पे अगर एक चांदी के बराबर एक टंका बराबर 48 ये रेशियो में तांबा बिकता था। अगर आप एक चांदी का सिक्का देते तो वो 48 तो तांबा का सिक्का देता, इस रेशियो में चल रहे थे, ठीक। चलिए आगे का क्वेश्चन। सल्तनत काल के सिक्के, अच्छा सेमी क्वेश्चन हो गया है टाइपिंग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो बताइए कि किसके शासन काल में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको पता है फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में सबसे अधिक थे। इसके समय में कहा जाता है 84,000 गुलाम थे, ठीक ना। अब इनका सोचिए कि गुलाम इतना थे कि इन्होंने एगो गुलाम के लिए एगो विभाग बना दिया गया, विभाग, समझे। तो ये दीवाने बंद गान, ठीक ना। क्या नाम पड़ा? दीवाने बंदगान, ठीक। तो ये दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, और इनके पास करीब कहा जाता है 84,000 गुलाम थे। और इस गुलामों को मैनेज करने के लिए एक विभाग का गठन किया जिसका नाम था दीवाने बंदगान, समझे। दीवाने के जगह पर मैं इस तरह से याद रखता हूँ फिरोजे बंदगान, समझे, ताकि मुझे याद रहे कि किसने ये विभाग का स्थापना किया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खान, या डी गजपति। तो अब जानते हैं जब गोलकुंडा का युद्ध हुआ था तो उस समय राजा कृष्णदेव राय कुली कुतुब शाह के
के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। इनके साथ कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक, चलिए। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था, जो मैंने पीछे पूछा था कि इस पुस्तक का कौन है लेखक। तबकात ए नासरी का लेखक शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, या डी जियाउद्दीन बर्नी। अब जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर दीजिए कि इसका लेखक का रचयिता कौन है, मतलब इसका लेखन कौन किया। तो आपको पता है कि ये मिनहाज उस उल होता है उस सिराज। ठीक ना, मिनहाज उस सिराज। ठीक, हम लोगों ने इसे किसे याद कर लिया हूं, नासरी ए सिराज, समझे, नासरी ए सिराज। तो हम लोग ऐसे याद कर लिए, नासरी ए सिराज, ताकि कभी भूलते नहीं है कि अगर ये बुक हमेशा बराबर पूछा जाता है तो बस हम लोगों ने इस तरह से याद कर लिया, नासरी ए सिराज। ठीक, आप याद रखिएगा, नासरी ए सिराज कर दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, सी उलुग खां। तो आपको पता है कि ये जब मंगोलों ने आक्रमण किया था तो उस समय ये उसको लड़ने के लिए कौन चले गए थे, जफर खां। तो जफर खां मंगोलों के साथ लड़ते हुए इनको क्या हुई, मृत्यु हो गया इनका। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम है। ये तो बहुत फेमस है। ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, और डी राणा रतन सिंह। तो ये तो पद्मावती मूवी में भी बताया गया कि कौन थे ये, इनका हस्बैंड पद्मावती का, पद्मिनी, रानी पद्मिनी का, ये हमारा राजा रतन सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विहार का विध्वंस हुआ खाने बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी। एक शायद लगता है क्वेश्चन ये, हाँ ये करना था, बख्तियार खिलजी, बी कुतुबुद्दीन। मतलब नालंदा विहार का विध्वंस हुआ था, किसने किया था, यही बात करना था। ए बख्तियार खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सभी जानते हैं बिहार के, तो कोई भी एक बच्चा जानता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय का जो बिहार का विध्वंस कौन किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। संजामी प्राथमिक किससे संबंधित है, नारंगी भू राजस्व कंपनी, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे लिखना था मराठा, यहाँ पे लिखा हुआ गलत है, यहाँ पे मराठा। ठीक ना, ये मराठा का था, भू राजस्व से संबंधित था। इन लोगों ने जो सामंतों को जो भूमि देता था उससे संबंधित था कि किस तरह से कर लेना, उसी को संजामी प्राथमिक के नाम से जाना जाता था। ठीक, अली गोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। देखिए अली गोहर, ए 1761, बी 1757, सी 1759, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अली गोहर का पूछ रहे हैं ना, पता अली गोहर किनका नाम था, समझे, शाह आलम द्वितीय का नाम था। ठीक ना, शाह आलम द्वितीय। ठीक, शाह आलम, ठीक ना, शाह आलम द्वितीय। ठीक, इनका शासन था 1759 से लेके 1806 तक। ठीक ना, ये इतने दिनों तक क्या किए थे, ये मुगल वंश के शासक रहे। अब क्या हुआ कि इनको बिहार से, तो इनका क्या हुआ कि इनको, ये तो राजा बन गए थे लेकिन इनको दिल्ली में लड़ाई के कारण आने नहीं दिया गया, लेकिन इन्हें मराठाओं ने बिहार से अपनी क्षमता से इन्हें 1772 में कहाँ पे, दिल्ली में, दिल्ली लाया गया, इनको लाया गया। ठीक ना, तो ये कारण है, तो इसीलिए इसमें से 1772 कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये इसका क्या आंसर होगा, डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर 1772 लिखा हुआ होता तो बिल्कुल ये सही होता। ठीक, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, डी
फिरोज शाह तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये याद रखिएगा, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने, पीडीएस सबसे पहले कौन लाया था? जो आज हम लोग को 5 kg अनाज एपीएल बीपीएल परिवार को 80 करोड़ लोगों को जो मिलता है, हर एक व्यक्ति को 5 kg अनाज, तो वही चीज़ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समझे। तो इसको सबसे पहले कौन लाया था? इससे और किसी ने नहीं लाए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी का है ये प्रणाली। ये चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, ए शाही पत्राचार से, बी विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से। तो अब बताइए दीवाने अर्ज, और ये भी बताइए कि दीवाने अर्ज जो विभाग है उस किसने इसकी वो किए थे, दीवाने अर्ज का ये विभाग का स्थापना किसने किया था, और ये क्या चीज से संबंधित है ये विभाग का? तो ये विभाग का किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से। आप इसको बताइएगा दीवाने अर्ज की स्थापना विभाग किसने किया था, आगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप अगर है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इसके ऊपर, मैं आपका कमेंट देखूंगा और रिप्लाई भी दूंगा, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो दीवाने अर्ज का वो किसने इस विभाग का स्थापना किए थे, और इस सैन्य विभाग था, ठीक ना, पहला सैन्य विभाग इसे किया गया था दीवाने अर्ज को, समझे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? वही बात है पद्मावती का, पद्मावत रानी पद्मावत की, ठीक है, मतलब हस्बैंड सोहर कौन थे? राणा रतन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ए पश्चिम भारत, बी उत्तर भारत, सी दक्षिण भारत, डी पूर्व भारत। तो ये सभी जानते हैं कि जो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस किस कहाँ पे सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत। आज भी योगी जी कहाँ है? उत्तर भारत में। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किसका? ए बलबन, बी रजिया, सी इल्तुतमिश, डी नसरुद्दीन, समझे। तो एक क्वेश्चन किसका? आज भी जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो ये मुस्लिम शासक जिसका किया जाता है, तो इसका कौन सा है? नासिरुद्दीन, ठीक। चलिए, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? अख्ता मतलब ताजपोशी, या किसको अपना अधिकार दे दिया था? जैसे मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी का आप जानते हैं, मोहम्मद गोरी 1192 से लेके 1206 तक रहे, 1200 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ से कौन? मुगल वंश का शासन बन जाता है, कि किसको दे देते? गुलाम वंश लिखना था, गुलाम वंश का शासक स्थापना करता वंश का, और ये कौन करते हैं? और ये कोई नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी 1206 से लेके 1210 तक ही शासन करते। उसके बाद इन्होंने भी, इनका भी क्या हो जाता है? फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश का शासन आता है, जो कि काफी लंबा तक जाता है इनकी शासन, ठीक है। बहमनी शासन का संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गवा, डी आसफ खान, समझे। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप इसका जवाब दीजिए, बताइए कौन था इसका शासक। तो अब जानते हैं कि इसका जो है, इसका ये आंसर ये होगा। एक्चुअली हम लोग जानते हैं हसन गंगू के नाम से ना, हसन गंगू के नाम से जानते हैं, समझे। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य का 1336 में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, 36-37 में, ठीक ना। तो ये हसन गंगू, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह, डी अकबर। तो जब्ती प्रणाली आप जानते हैं, जब्ती प्रणाली हो या मनसबदारी प्रणाली हो, ये सब अकबर का देन है, ठीक है। अकबर ही अपने में लाए थे इस तरह की। चलिए, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद विजयनगर साम्राज्य में
बी गुप्त प्रशासन में, सी चोल प्रशासन में, डी मराठा प्रशासन में। ठीक ना, तो ये हम लोग जानते ही हैं, पीछे भी पढ़े कि हमारा मराठाओं का प्रशासन का नाम था अष्टप्रधान, इन्हें शिवाजी ने स्थापित किए थे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था ए धार्मिक कर, बी लगान निर्धारित का तरीका, सी धन कर, डी संपत्ति कर। तो अब जानते हैं आज भी हम लोग बटाई शब्द का यूज करते हैं, बांटना, बटाई करना, बटाई में जमीन देना। तो हम लोग बटाई कहते हैं कि आप हमारा जमीन लो और आप इसके बदले हमको 1/3 लगान देना, मतलब 1/3 लगान देना। तो आज भी हम लोग दे देते हैं जमीन और बोलते हैं कि 1/3 मुझे दे देना, जो भी होगा। तो इसी को बटाई कहते हैं, मतलब बांटना। तो ये लगान का निर्धारण का तरीका था कि अब कितना बांटते हैं। दस्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, या डी अबुल हसन। तो अब बताइए इनमें से कौन थे? और इनमें से ए और सी को ही हुमायूं लाए थे, अब्दुल समद को और मीर सैयद अली को। ये दोनों को हुमायूं पर्सियन से एक चित्रकारी को लेके आए थे। और इन लोगों को जब चित्रकार, मतलब इन लोगों का लघु चित्र बनाने कहा गया, तो इन लोगों ने महिलाओं को, यहाँ के महिलाओं को छोड़ के जो पर्सियन की महिलाएं जो बुर्का वगैरह पहनती थी, उस तरह का चित्र बना के इन लोग के सामने रखा गया, महिलाओं का चित्रण। और तो इसके कारण से उन लोगों का, तो इन लोग इसलिए भी फेमस हुए कि इन लोग बहुत अच्छे चित्रकार थे। और लघु चित्रकला का कभी पूछ सकता है कि मुगलों में किस कहाँ का चित्रकला फेमस हुआ था? तो पर्सियन चित्रकला फेमस हुआ था। ठीक ना, इनका अपना चित्रकला नहीं था, पर्सियन चित्रकला ही यहाँ पे शुरुआत हुआ था। ठीक, तो आपको पता है कि दास्ता ए अमीर हमजा जो है, इसका अब्दुल समद ने ही रचना किए थे। ठीक ना, कौन किए थे? ये इसका चित्रांकन किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? यही ये पहला मकबरा है जिसमें पितरा दूरा, हम बताया था आपको पहला ही दूसरा क्वेश्चन में कि पितरा दूरा इसी में बनाया गया था। ये पहली बार सफ़ेद संगमरमर पे यहाँ पे बनाया गया था, पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर का मकबरा ही। लेकिन पहला मकबरा का यूज हुआ था हमारा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे। ठीक ना, लेकिन पहला सफ़ेद मकबरा यहीं पे बनाया गया। ठीक ना, तो किसका है? अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां और डी शाहजहां। तो आपको पता है इत्माउद्दौला का मकबरा किन्होंने बनाया था? उनकी बेटी, इनके पिताजी का ही नाम था। तो इनकी बेटी नूरजहां, और नूरजहां किनकी पत्नी थी? आपको पता है कि ये जहांगीर की पत्नी थी। और कहा जाता है कि इनडायरेक्टली नूरजहां ही ने शासन कर रही थी, क्योंकि कई सिक्कों में नूरजहां का अंकन किया गया उनके। और क्योंकि कहा जाता है कि जहांगीर बीमार रहते थे और वो चित्र बनाने में ज़्यादा समय देते थे, तो बाकी इधर नूरजहां दिखती थी। मुगल प्रशासन में मदत ए मनसा इंगित करता है कौन? ए चुंगीकर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, और डी बुआई कर। तो नाम में ही आप देखिए, नाम से पता चल रहा है मदद ए मनसा, मतलब हमारा इरादा ही मनसा है मदद करने का। ठीक ना, इसका मतलब यही हुआ मदद मनसा मनता। तो इसको अगर आपने डिकोड कर लेते हैं एग्जाम हॉल में कि सब शब्दों को, तो आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मदद मनसा, तो यहाँ से आप ये समझना होगा कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, समझे? ऐसा भूमि दिया जाता था विद्वानों को, पंडितों को, और कई लोगों को जो उन्हें अच्छे करते थे, उन लोगों को मुफ्त में अनुदान में जमीन दे जाता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, सिर्फ उन्हीं लोग को जमीन मुफ्त में नहीं दिया जाता था। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्षेत्र बंजर है, ठीक ना, उस बंजर भूमि में हमको प्रोडक्शन करना है, इसको भी उत्पादन मतलब कृषि क्षेत्र में लाना है, तो उसकी किसानों को भी दे दिया जाता था कि चलो तुम इसमें खेती करो, हम तुमसे 20 साल तक या 10 साल तक हम तुमसे कर नहीं लेंगे, उसके बाद हम कर लगाएंगे। ठीक ना, तो इस तरह से भी, ऐसे भी कहा जाता था मदद मनसा। 14 पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घोड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी अफगानों के आपसी फूट, या फिर तुलगमा प्रथा। तो आपको जानते हैं कि पानीपत में बाबर की जीत का मुख्य कारण था कि जो उनका जो सैन्य कुशलता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था उस समय के दौर में।
समझे, सैन्य कुशलता इनके पास बहुत अच्छे थे। इनके पास तीरंदाजी का ले लोग बहुत अच्छे तीर चलाते थे, सही सभी तरह के महारत हासिल के लोग थे उनके। 75 मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख या लोक आचरण का एक पदाधिकारी। तो आज भी हम लोग कहते हैं कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। तो काजी क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, समझे। जब इन्हीं लोग राजी है तो फिर काजी मतलब न्यायाधीश क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आज का भी मुहावरा में कहावत में सब चलते रहता, तो इसे भी आप याद कर सकते थे। काजी एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है, काजी उसके मुगलों के समय में, ठीक। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ए 1532, बी 1531, सी 1533 या डी 1536। अगर आपको ये सब पता भी नहीं रहता तो आप टेंशन ना लेते, आप ए भी मार देते तो आपका सही हो जाता, ठीक ना, 1532। तो आप जनरली याद रखिएगा कि जब भी आपका ये अगर कोई भी क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, आपको समझ से परे है, तो आप अगर लगा थोड़ा सा भी डाउट तो आप ए मार के आ जाइएगा, उसका 60% तक चांसेस सही रहता है। हाँ, लेकिन उसी का ये सही हो सकता है जो पढ़ा हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़े और चाहो और जो नहीं समझ आ रहा सबको ये मार दूंगा तो भी नहीं होगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन पैटर्न को समझना होगा कि कौन सी कितनी गहराई से पूछा गया। जैसे हम लोग को बिल्कुल पता चल जाता है कि क्वेश्चन को कौन जानता होगा, कौन नहीं जानता होगा, कौन सही है, तो इस तरह से आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मुहतसिब, समझे, मुहतसिब था कौन था? ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का मुख्य, सी लोक आचरण अधिकारी या डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो बस मुहतसिब जो थे ना, मुहतसिब और कोई नहीं थे, लोक आचरण अधिकारी थे, ठीक ना। कौन थे? लोक आचरण अधिकारी, ठीक। मतलब मुंह सीख रो, ज्यादा मत बोलो, ऐसे करके मैंने याद कर लिया था। विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। ए हरियर 1, बी हरियर 2, सी बुक्का 1 या फिर देवराय 2। तो आपको पता है कि सबसे पहले गोवा को कौन छीना था? हरियर 2। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो अब बताइए कि जो यूरोपियों लोग भी एक चित्रकारी लाके इनमें से चारों में से किसी एक दरबार के पास लाया गया था, यूरोप का पहला। तो ये किसके शासन काल में आया था? अकबर के शासन काल में। करीब कहा जाता है कि 1501 या 2 में आए थे, ठीक है, 1 और 2 में, इसी समय ये 1500 बोलते, 1601 या 2 में ये चित्रकार यूरोपियों ने अपने चित्रकारी को अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया था। आप ये बात बता सकते हैं कि ये चित्रकार क्या था या कौन सी पेंटिंग इनके सामने लाया गया था, इनको दिया गया था? तो आपको ये बताइए कमेंट्स के माध्यम से। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, मैडोना एंड चाइल्ड। आप गूगल में भी देख सकते हैं, मैडोना एंड चाइल्ड। इसी का चित्र इन लोगों ने लेके आए थे पेंटिंग अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो सब अभी मैंने पहले बता दिया था कि एक थे जिनको ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। तो अभी हम आपको बताए थे कि ये कौन है? शाह आलम द्वितीय। इनको ये तो बन तो गए थे राजा 1759 में ही, समझे, लेकिन ये 1771 तक ये बाहर ही रह गए बिहार में, ठीक ना। उसके बाद ही 1772 में अपना फिर पुनः दिल्ली आते हैं मराठों के सहयोग से, ठीक। 81 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान और डी शक्ति सिंह। तो आपको बताना है कि इसमें क्या जानते हैं। महाराणा प्रताप का जो सेनापति थे वो राजा हिंदू हैं लेकिन सेनापति इनका मुस्लिम है। हकीम क्या है? हकीम खान। ये लड़ने गए थे, ठीक ना, हल्दी घाटी की लड़ाई में। और जबकि अकबर मुस्लिम है लेकिन उसका सेनापति कौन था? मान सिंह,
देख रहे हैं। तो एक चीज़ याद करने के लिए मैं बोला हूँ कि मान सिंह अकबर के तरफ से लड़ने आए, वो एक राजपूत है, और हकीम खान एक मुस्लिम थे, वो महाराणा प्रताप के तरफ से लड़ रहे थे, समझे, इसका सेनापति। चलिए आगे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो आपको पता है अलाई दरवाजा, चाहे अलाई मीनार हो, अलाई दरवाजा हो, जितने में भी अलाई लगा दिए हो, तो सब का याद रखिए कि अपने नाम पे रखा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। अलाई दरवाजा दिल्ली का जो कुतुब मीनार का परिसर है वहाँ पे, ये कुतुब मीनार के इसी के अंदर से जाके देखने के लिए बनाया गया था, ठीक ना, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा ही पहला इंडिया का दरवाजा है जिसको ने जो मीनार है, मतलब कि गुंबद है, जिसको तकनीकी रूप से, मतलब कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया। और इसका जो पूरा ऊपर का जो मेहराब बनाया गया वो घोड़े के नाल के भांति पूरा सर्कल किया गया, ठीक ना। अगर कभी भी जाइएगा तो अलाई दरवाजा जरूर देखिएगा, वहाँ पे लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का प्रयोग किया गया, उसमें बारीकी से नक्काशी भी किया गया उसके ऊपर। ठीक, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सुहरावर्दी संप्रदाय, सी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्ती संप्रदाय, डी फिरदौसी संप्रदाय। तो अब जानते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा जकारिया जी को। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए मलिक सुहामुद्दीन, बी इब्र बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम, डी दरिया खान नुहानी। तो सब जानते हैं तुर्क का जो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक ना। जब तुर्क था बख्तियार खिलजी, तो हमें बताइए शेर शाह सूरी क्या थे? वो तुर्क थे या फिर अफगानी थे, क्या थे वो? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? ए 1590 में, बी 1575 में, सी 1576 में और डी 1572 में। तो अब बताइए कि कब अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, फिर उसको अपना एक प्रांत घोषित भी कर दिया था। तो ये हुआ था 1576 में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल हर्ब, दारू इस्लाम, या होली वार, या जजिया। तो अब जानते हैं कि इसका क्या था, इनका दारुल हर्ब, ठीक ना। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, किसके दरबार में थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। अभी मैंने पीछे ही कुछ वीडियो में बताया था कि एक के दरबार में 5 लोग थे, उन्होंने एक कारखाना का स्थापना किया था, ठीक ना। तो ये हमारा अकबर के समय, समझे। फिर एक मनोहर का भी नाम आएगा, तो मनोहर भी इन्हीं के काल में थे, दरबारी में चित्रकार थे, ठीक ना। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये तो सबको पता है, इसमें क्या बताएं। हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम जी किए थे। ये तो इजी क्वेश्चन है, बिलो एवरेज कह सकते हैं, हर कोई मैक्सिमम लोग जानते हैं। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ए सलार मसूद गाजी, बी दरिया साहब, सी इमाम शाह फकीह, या फिर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, समझे। तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक किसने किए थे? इस तरह का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी, ठीक ना, बी दरिया साहब का, ठीक ना, दरिया साहब ने किए थे। 90। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तब बताइए कि किसके समय में सबसे अधिक खालसी भूमि मतलब कि सरकार का भूमि, मतलब शासक के कंट्रोल में। देखिए 3 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। एक हुआ इनामी भूमि, जो कि किसी को दान में दे दिए कि आप खाओ पियो मस्त रहो। एक हो जाता था सामंतों को दिया जाता था, उसके बदले उन लोगों ने उसके लिए घोड़े वगैरह रखते थे और कुछ टैक्स पहुंचाते थे। और एक होता था कि सीधे राजा के अंदर में रहता था, तो इसीलिए राजा के अंदर में होता था उसको हम लोग खालसा भूमि कहते थे, ठीक ना। तो इस भूमि को बड़ी पैमाने पर क्या किया ना, जितना भी इनामी भूमि था उसे
किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, ये सभी जितना कोई इनाम में दिया गया था सब भूमि को ले लेते हैं और सबका मेजरमेंट करवाते हैं और इसके बाद इसका इस सबको खालसा भूमि के अंतर्गत ले आते हैं, ठीक ना। तो ये काम इन्हीं का था। अलाउद्दीन किसी भी तरह का भूमि से संबंधित आएगा ना तो आप अलाउद्दीन खिलजी को ही मारिएगा, सारा काम उन्होंने किए थे शुरुआत। दो, अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जानते मनसबदारी में जात सवार था, उसको आगे बढ़ाते हुए एक किसी ने चारों में से दो अस्पा और सी अस्पा का प्रथा का शुरुआत किया। तो आपको बताना कि इनमें से कौन थे? एक अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आप बता दीजिए किसमें से कौन थे, किसने एक नई तरीके से स्टार्ट किया था, ठीक ना। तो कौन किया था? ये जहांगीर ने किया था, ठीक। दो अस्पा और सी अस्पा। बस इनका ये कहना था कि हम उतना ही वेतन देंगे जितना अकबर दे रहे थे, और बस हम उतना दे के और ज़्यादा हम लोगों को उसके अंडर में रखेंगे। जैसे मान लीजिए उसको 1,000 रुपया दिया जा रहा था और बोला जा रहा था कि आप 200 घोड़ा रखिएगा, सपोर्ट डेट बोल रहा हूँ। तो आप उसमें से क्या कीजिएगा, अब क्या बोला जा रहा है वही चीज़ कि ना 1,000 रहेगा लेकिन अब तुम्हें 300 रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो वही पद पे 300 दे दिया जा रहा है, ठीक ना। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ये तो मैं सिंपल से बताया, नहर और शहर पूछ दिया जाए किसी भी सुल्तान का तो आप स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक। 300 शहर बनाए। अब क्या बताऊं इसके बारे में, यह कहा जाता है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा, ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी बाबर, है ना मुगल वंश। तो सभी जानते हैं मुगल वंश का जब 1556 में पानीपत की लड़ाई होती है, तो पानीपत की लड़ाई के समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद यहाँ पे मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? आप बताइए। लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। तब बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कहाँ थी राजधानी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? लाहौर। कहाँ था? लाहौर। अब जरूर याद रखिएगा कहाँ, ये लाहौर में था। यहाँ से इल्तुतमिश लाया था दिल्ली, ठीक ना। कौन लाया था? इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली लाया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? मतलब बनाया नहीं, पूरा किया। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी उल्लुग खान और डी रजिया सुल्तान। तो अगर पूछा रहता कि कुतुब मीनार किसने बनाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता, लेकिन पूरा किसने किया था? क्योंकि वो 2010 में मर गया था बनते बनते। तो इसको किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक ना। तो जरूर याद रखिएगा ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अब इतना, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी शेर शाह सूरी। बताइए इनमें कौन थे जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? अरे भैया, जिसने इतना नहर बनाएगा, इतना शहर बनाएगा, इतना बागान बनाएगा, इतना चीज़ों का निर्माण करेगा, कई प्रकार के वो बनाया था, महल बनवाया था, कई मस्जिदें बनवाया था, तो उस समय तो वर्कर चाहिए ना। तो सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के काल में रोजगार दिया था। और ये ऐसे इंसान थे राजा जो लोगों को काम देते थे और पैसा भी लेते थे कि आप हमको इतना पैसा दो, आपको मैं काम दे देंगे। पहला ऐसा शासक था जो खुद ही करप्ट था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बलहोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी शेरशाह सूरी और डी इस्लाम शाह सूरी। तो जानते हैं कि हजरत आला का सबसे पहले कौन लिया था इसका उपाधि लिया, उसका सुल्तान को उपाधि लिया था, वो कौन नहीं? शेरशाह सूरी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आप बताइए देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। तो ऐसे भी डी राणा रतन सिंह तो चित्तौड़ के थे। मलिक काफूर तो खुदे वो भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रताप रुद्रदेव और रामचंद्र देव। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा? ए बी ए स्मिथ, बी
JN सरकार, CAL श्रीवास्तव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब बताइए किसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि उसके समय में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, बहुत शांति से बीता था। किसका? ये शाहजहां के समय में। तो ये AL श्रीवास्तव ने कहे थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। A अकबर, B शाहजहां और C औरंगजेब, D बहादुर शाह। अब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो उस समय जो स्थापना का जो पत्र दिया गया था उन्हें एलिजाबेथ ने दी थी, प्रथम ने। जब एलिजाबेथ प्रथम जी थे और 1600 ईस्वी में बताइए किसका शासन था? तो आप जानते हैं कि अकबर का था इंडिया में। तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि उस समय का कौन थे, एलिजाबेथ ही थी। और किसके शासन में? अकबर के शासन में आए थे ये, समझे? अकबर के शासन में। इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया मेडवल का। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अब चलिए, अब अगर किसी तरह का अगर एक कोई पेपर अच्छा लगा हो हमारे 100 क्वेश्चन, तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेहिचक आप क्या कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और सही से कि कैसे क्रैक करना है सारे एग्ज़ाम मैं आपको बताऊंगा। चलिए, इतना देर बने रहे इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।